दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, प्राइवेट कंपनीज के अंदर यानी कि इंडस्ट्री के अंतर्गत जो वर्क फोर्स काम कर रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज और कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब उनके प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर इंक्रीजिंग और वृद्धि होने को जारी है। इस प्रकार अब उनके पेंशन में भी यहाँ पर वृद्धि और इंक्रीजिंग होने को जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जल्द ही ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अब उनके वेतन में यहाँ पर वृद्धि करने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए यहाँ पर विचार और विमर्श कर रही है और साथ में यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या को घटाने के बारे में भी विचार और विमर्श कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो मोटो है यानी कि गवर्नमेंट जिस ओर फोकस कर रही है वो है सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के बारे में विचार और विमर्श कर रही है। यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनी में जो कर्मचारी हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए विचार और विमर्श कर रही है। जहां आज के दिन में प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी की लिमिट है वो 15,000 रुपए है। जो पिछला वेतन संशोधन हुआ था 1 सितंबर 2014 को ईपीएस यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जो वेतन सीमा हुआ करती थी वो 15,000 रुपए हुआ करती थी। अब इसे राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा के अनुरूप अब इसे 6,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब इसे 21,000 रुपए तक करने के लिए विचार और विमर्श चल रहा है। यानी कि पहले 15,000 रुपए थे, अब 6,000 रुपए बढ़ोतरी हो जाएगी तो सीधे और सीधे 21,000 रुपए हो जाएगी। और ईपीएफओ में शामिल होने के लिए कंपनीज में कंपलसरी एम्प्लॉइज की जो लिमिट है प्रेजेंट टाइम में उसे अब 20 से घटाकर 10 और 15 वर्क फोर्स से वर्किंग प्रोफेशनल करने की है। इस प्रकार यहाँ पर 21,000 रुपए उच्च वेतन सीमा से यहाँ पर उनके पेंशन में यहाँ पर वृद्धि हो पाएगी और प्रोविडेंट फंड में भी यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर इंक्रीजिंग और वृद्धि हो पाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश नहीं अपितु यहाँ पर विनती भी है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक रिलायबल, एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके और आप राइट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपके कहने पर जो प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके कहने पर आज मैं एक वीडियो आपके सामने और लेके आ गया हूं आपको प्रोवाइड करने के लिए कि आपकी जो ईपीएफ और ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है। 15,000 रुपए के हिसाब से अगर सरकार इसको बढ़ा देती है तो आपका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन होगा, आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो कैलकुलेशन पूरा समझाऊंगा। एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है आपके कहने पर कि आपकी जो पेंशन की गणना होती है किस प्रकार से होती है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है और जब सरकार इसको अगर बढ़ा के आपके सामने अगर आपके लिए बढ़ा देती है तो आपका पेंशन का फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। आप देख पाएंगे कि आपकी महीने की पेंशन किस प्रकार से बनती है। अगर सरकार आपके वेतन की सीमा की वृद्धि कर देती है तो आपकी पेंशन, नई पेंशन किस प्रकार से बन पाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो सके, आपको पूर्णतः समझ आ सके। दोस्तों ईपीएफओ के तहत एम्प्लॉइज एंड कंपनीज दोनों को यहां पर ईपीएफ अकाउंट में 12% का कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो इस प्रकार यहां पर एम्प्लॉइज के योगदान का पूरा 12% पीएफ अकाउंट में चले जाता है, तो वही कंपनीज के योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में चला जाता है और जो बाकी बचा होता है 3.67% वो पीएफ अकाउंट में चले जाता है। दोस्तों इससे प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन में और ईपीएफ के योगदान में वृद्धि मिल पाएगी। अगर ईपीएस की वेतन सीमा बढ़कर अगर 21,000 रुपए हो जाती है तो जाहिर है कि ऐसे में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों की यहाँ पर पेंशन में वृद्धि हो पाएगी और जाहिर है कि ऐसे में जब प्राइवेट कंपनी के जब कर्मचारी एम्प्लॉय रिटायरमेंट होंगे तो वो इकोनॉमिकली यहाँ पर सिक्योर हो पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर अगर वेतन की सीमा अगर बढ़ा दी जाती है तो
यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस की योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे और अधिक लाभ पा पाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पर जब वो रिटायरमेंट आएंगे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी, तो वो यहाँ पर एक अच्छा खासा पेंशन का अमाउंट भी ले पाएंगे। दोस्तों 1995 में रिटायरमेंट के बचत के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की शुरुआत होती है, जो ईपीएफओ द्वारा पेश की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा की पहल है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी है, जो प्राइवेट कर्मचारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। जो लोग 58 यानी कि जो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं, अगर जब वो 58 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर पेंशन का लाभ दिया जाता है। और 58 वर्ष से पहले यहाँ पर एक जो रूल्स हैं, 58 वर्ष से पहले उनको यहाँ पर 10 वर्ष की सेवा जरूरी कंपलसरी यहाँ पर करनी होती है, और 58 वर्ष के बाद वो यहाँ पर पेंशन के पात्र होते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है वर्तमान और जो न्यू ईपीएफ के जो मेंबर हैं वो भी ईपीएस की योजना के पात्र यहाँ पर हैं। लेकिन जो लोग 58 वर्ष से पहले यहाँ पर 10 वर्ष की सेवा जो है पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है 58 वर्ष कंप्लीट होने के बाद फॉर्म 10C का वो फिलअप करके प्रयोग करके 58 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो अपने अमाउंट को यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिमार्क्स यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर पेंशन के बेनिफिट, पेंशन के लाभ लेने के पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता यानी कि कंपनी और कर्मचारी दोनों ही यहाँ पर कर्मचारी के पेंशन का एक हिस्सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में केवल नियोक्ता यानी कि कंपनी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन यहाँ पर उस कंपनी का कर्मचारी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। दोस्तों अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ईपीएफ और ईपीएस की योगदान सीमा में यह तीसरी बार बढ़ोतरी होगी, और इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस के योगदान पर होगा, बल्कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनके पेंशन पर भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा, जिससे उनके पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि हो पाएगी। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तो वो ईपीएस का मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में वह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कर सकता, भले ही वह ईपीएफ का मेंबर क्यों ना हो, यानी कि ईपीएफ में योगदान क्यों ना कर रहा हो। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर अगर ईपीएफ की वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देती है, तो उन कर्मचारियों की जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तो वो भी यहाँ पर ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, यानी कि इस योजना का लाभ ले पाएंगे, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। इस प्रकार वह ईपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। दोस्तों जैसे ही वेतन की सीमा बढ़ जाएगी तो ईपीएस के योगदान में भी वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए है तो 8.33% का योगदान ईपीएस में 1250 रुपए तक किया जा सकेगा, और जो बाकी पैसा होता है वो ईपीएफ में चला जाएगा। दोस्तों मैंने इसका एक कैलकुलेशन का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, ताकि आपको कितना पैसा ईपीएफ कितना पैसा ईपीएस में जाएगा और कहां पर कमी आएगी, वो पूरा कैलकुलेशन इस प्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा रखा है। आप जरूर इस प्रेजेंटेशन को देखें, और बाद में आपको इस प्रेजेंटेशन में ही आपकी पेंशन कितनी बन पाएगी, वर्तमान में कितनी बन रही है, और अगर 21,000 रुपए सरकार कर देती तो आपकी पेंशन किस प्रकार से यहाँ पर बन पाएगी, वो कैलकुलेशन पूरा डेटा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप ध्यान लगाकर इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखें। दोस्तों आओ देखते हैं एक बार। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ईपीएफ में कमी और ईपीएस में वृद्धि, यानी कि रिडक्शन इन ईपीएफ एंड इंक्रीज इन ईपीएस। ईपीएफ और ईपीएस आपको पता है ये कर्मचारी पेंशन स्कीम है और एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर से। अब आगे बढ़ते हैं ईपीएफ में कमी और ईपीएस में
वृद्धि, रिडक्शन इन ईपीएफ एंड इंक्रीजिंग इन ईपीएस। मैंने यहाँ पर ले रखी जो वर्तमान में जो सैलरी है कर्मचारी की 15,000 रुपए मैंने यहाँ पर ले रखी एग्जाम्पल के तौर पे। एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 पर रुपीज पर मंथ है। अगर ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है 8.33 कितना परसेंट कर रहा है 8.33%। कैलकुलेशन करेंगे हम 15,000 रुपीज जो एम्प्लॉय की सैलरी है और 8.33% जो उसने कंट्रीब्यूट किया है उसको बाय 100 करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूट आपने कितना किया है 1250 रुपए किया है। तो इस प्रकार ये पॉइंट में आएगा लेकिन राउंड फिगर में आपको 1250 रुपए आएगा। रिमार्क्स में यह हो गया कि रिमेन्स अमाउंट डिपॉजिट्स इन ईपीएफ, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है वो कहां चले जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में चले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईपीएफ में कमी और ईपीएस में वृद्धि, रिडक्शन इन ईपीएफ एंड इंक्रीज इन ईपीएस, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। अगर सरकार इस वेतन में वृद्धि कर देती है यानी कि 15,000 से 6,000 रुपए की वृद्धि करके 21,000 रुपए की सीमा तक कर देती है तो इस प्रकार बड़ी हुई में एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी 21,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। और ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो कितना करेगा 8.33% क्या करेगा योगदान करेगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन जो होगी 21,000 एम्प्लॉय की सैलरी हो गई और 8.33 बाय 100 करेंगे तो इस प्रकार वो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का करेगा 1749 यानी कि 1749 रुपए का क्या करेगा कंट्रीब्यूशन करेगा योगदान करेगा। यानी कि ये ऊपर भी आएगा थोड़ा सा लेकिन राउंड फिगर में 1749 रुपए होता है। रिमार्क्स में लिखा है इस प्रकार ईपीएफ में जमा होने वाली राशि क्या हो जाती है दोस्तों कम हो जाती है। इन दिस वे द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईपीएफ विल रिड्यूस। दोस्तों अगर वेतन सीमा में यहाँ पर वृद्धि हो जाती तो सबसे बड़ा फायदा इनका जो कर्मचारी अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनके पेंशन के रूप में इसका जो फायदा होता है सबसे ज्यादा मिलता है। यानी कि जो प्राइवेट कर्मचारी की जो एम्प्लॉय हैं कर्मचारी हैं अगर वो रिटायरमेंट होते हैं 58 वर्ष के बाद तो उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर पेंशन के रूप में मिल पाएगा। हम पेंशन के कैलकुलेशन को आप समझते हैं, पहले हमने जो कंट्रीब्यूशन है उसके कैलकुलेशन को समझा यानी कि जो वर्तमान में 15,000 रुपए वाला है उसको समझा। अगर सरकार आपको बढ़ा के 21,000 रुपए कर देती है 6,000 रुपए और बढ़ा के यानी कि 21,000 रुपए कर देती है तो क्या कंट्रीब्यूशन आपका होगा और कितना आपका इसमें कटेगा। और उसके बाद अब हम समझेंगे कि पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। यानी कि वर्तमान के हिसाब से अगर हम चलेंगे 15,000 रुपए के हिसाब से किसी कर्मचारी की अगर सैलरी है तो उसकी पेंशन यहाँ पर से किस प्रकार से बनेगी। और फिर हम समझेंगे कि अगर सरकार 6,000 रुपए बढ़ा के 21,000 रुपए कर देती है तो आपको यहाँ पर पेंशन किस प्रकार से मिल पाएगी। प्रेजेंटेशन में देखते हैं किस प्रकार से मिल पाएगी। दोस्तों मैंने लिखा है पेंशन में वृद्धि इंक्रीज इन पेंशन यानी कि इंक्रीजिंग इन पेंशन। जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो 15,000 रुपए मिल रही है 15,000 रुपए पर मंथ है आपकी जो सैलरी है मिनिमम इसमें। और कैलकुलेशन हम करेंगे 32 लेंगे यहाँ पर इंटू 15,000 मल्टीप्लाई बाई 70 करेंगे यानी कि जो 15,000 रुपए ये है और 32 ये है और 70 इसका जो है इसको डिवाइड करेंगे इससे और टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी 6,857 रुपए पर मंथ आपकी क्या बन जाती मेरे दोस्तों आपकी सैलरी बन जाती। ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है लेकिन राउंड फिगर में 6,857 रुपए। लेकिन रिमार्क से नीचे से क्या है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा का समय कितना है मेरे दोस्तों 30 साल है और वह 60 महीने यानी कि 5 साल में अधिकतम 15,000 रुपए से अधिक की सैलरी क्या करता है मेरे दोस्तों प्राप्त करता है। तो वर्तमान में उसकी पेंशन कितनी हो जाएगी 6,857 रुपए प्रति माह हो जाएगी जो कि 32 गुणा 15,000 बटा 70 के आधार पर है। यानी कि यह कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर आपकी पेंशन बनती है। जिसको हिंदी समझ में नहीं आती उनके लिए अंग्रेजी है। फॉर एग्जाम्पल द पेंशनेबल सर्विस period of an employee is 30 years and if he receives a maximum salary of more than Rs 15,000 in 60 month इस प्रकार 5 साल तक जो है वो जमा करता है 5 साल तक अधिकतम 15,000 रुपए जमा करता है देन एट प्रेजेंट 5,000 रुपए अधिक सैलरी प्राप्त करता है तो देन एट प्रेजेंट हिज पेंशन विल बी 6,857 पर मंथ रुपीज इतना आपका पेंशन होगी विच इज बेस्ड ऑन 32 मल्टीप्लाई बाय 15,000 बाय 70 के आधार पर ये आपकी पेंशन
कैलकुलेशन है। इस प्रकार से आपकी पेंशन गणना है, एक बार और अच्छी तरह देख लो। आपकी पेंशन वर्तमान में इस प्रकार से कैलकुलेट होती है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, पेंशन में वृद्धि, इंक्रीज इन पेंशन, यानी कि इंक्रीजिंग हो रही है पेंशन में। एम्प्लॉय की सैलरी, यानी कि सरकार जब 15,000 से बढ़कर अगर यहाँ पर 6,000 रुपए बढ़ाकर और 21,000 रुपए यहाँ पर कर देती है, तो अब 21,000 रुपए पर मंथ एम्प्लॉय की सैलरी हो जाती है। कैलकुलेशन हो जाता है 32 मल्टीप्लाई बाय 21,000 बाय 70, और टोटल पेंशन यानी कि कैलकुलेशन क्या हो, 32 गुणे 21,000 बटा 70, टोटल पेंशन कितनी हो जाती है, 9600 हो जाती है, यानी कि 9600, यानी कि 9,600 रुपए पर मंथ आपकी क्या हो जाती, सैलरी हो जाती है। अगर सरकार यहाँ पर बढ़ा देती इतनी, तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनी के कर्मचारी उनको मिल पाएगा। रिमार्क्स को पढ़ना बहुत जरूरी मेरे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की पेंशन योग की सेवा का समय कितना है, 30 साल है, और वह 60 महीने यानी कि 5 साल में अधिकतम 21,000 रुपए से अधिक की सैलरी क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि 21,000 रुपए मान के चल रहे, तो वर्तमान में उसकी पेंशन 21,000 इंक्लूड है, उसी में आगे 15,000 इंक्लूड है, से अधिक अलग यहाँ पर है 21,000 रुपए। वर्तमान में उसकी पेंशन कितनी हो जाएगी, 9,600 रुपए प्रति माह क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, जो कि 32 गुणे 21,000 बटा 70 पर के आधार पर निर्धारित की गई है, इस कैलकुलेशन पर की गई है। फॉर एग्जाम्पल, द पेंसिबल सर्विस पीरियड of an employee is 30 years, and if he receives a maximum salary of more than 21,000 in 60 months 5 years, then at present his pension will be Rs 9,600, यानी कि 9,600 पर मंथ इतना हो जाता है मेरे दोस्तों, विच इज बेस्ड ऑन 32 मल्टीप्लाई बाई 21,000 बाई 70। इस पर ये आधारित है, इस कैलकुलेशन पर, इस फॉर्मूले पर आपकी पेंशन की गणना की जाती है मेरे दोस्तों। आपने देखा 21,000 रुपए से कितनी पेंशन बन रही है, जब आपकी सैलरी इतनी होती है, जब 15,000 थी तो इतनी होती है। तो सरकार देखो हमारे ऊपर क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी। ईपीएफओ भी यहाँ पर कोशिश कर रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी समझ में आई होगी। मेरा वीडियो आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो में कमेंट करना है। अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो इस डाउट को भी जरूर पूछें, ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।